पखावजी, कुदव सिंह घराने के ऊर्ध्वयु पखावजी पंडित रामदास शर्मा जी, जो कि गोपी जी के क्लास में पखावज बजाते थे और वहाँ उनके एज अ ताल गुरु करके काम करते थे। गोपी जी स्वयं जब जितने भी कथक सोलो उन्होंने परफॉर्म किए, उनके सारे कथक के साथ पखावज से, क्योंकि वो तबला नहीं लेते थे, वो पखवाज लेते थे, तो पखावज से साथ संगत पंडित रामदास शर्मा जी करते थे और साथ में पढ़न भी उनके साथ करते थे। बचपने में अक्ल नहीं होती है तो गोपी जी उनको रामजी भैया करके बुलाते थे, तो हम भी उनको रामजी भैया ही बुलाते थे, मम्मी उनको रामजी भैया बुलाती थी। और उन्होंने केवल गोपी जी ही नहीं लेकिन सितारा दीदी के साथ भी पूरी हयात उन्होंने साथ संगत की थी। और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आते थे तो उनको कोई भी तोड़ा सीखना हो तो वो तोड़ा ताल में पढ़न करना पहले रामजी भैया सिखाते थे और फिर जो भी कथक सिखाने वाले होते थे वो उनको कथक में सिखाते थे। और मेरी मम्मी गोपी जी की एकमेव छात्रा थी कि जो उनके पीछे पड़ गई कि गोपी भैया इसमें एग्जाम देते हैं ना, मैं परीक्षाएं देना चाहूँगी। ठीक है, आज तो कहती तो कर। तो फिर मम्मी ने पूरा वो गांधर्व का करिकुलम लाया, उसकी पूरी खाल निकालना शुरू किया और फिर उसमें जो भी ताल थे, जो कि मतलब मोस्टली 3 ताल वहाँ नाचा जा रहा था, तो गोपी भैया इसमें झपताल में कुछ कर दो ना, तो फिर अरे रामदास उनको सिखा दो, क्या झपताल में क्या चाहिए उसको। तो फिर रामजी भैया उनको थोड़े थोड़े पढ़न बताते थे। एग्जाम्पल आता उदाहरणार्थ झपताल, आता रामजी भैया अच्छा तोड़ा चाहिए, चलो ले लो, दे देते थे। उसमें से कई बार नटवरी होते थे, कई बार पखवाज के भी बोल होते थे। ऑफ कोर्स बनारस घराने की, चूंकि गोपी जी के साथ रामजी भैया पढ़न करते थे तो बनारस घराने की अनगिनत रचनाएं उनको मुखोद्गत थी। इतना ही नहीं, रामजी भैया को स्वयं सुखदेव महाराज जी यानी कि गोपी जी के नाना जी और उनके गुरु, उन्होंने लाया था गोपी जी के जिंदगी में और उन्होंने उनकी अपनी रचनाएं जितनी भी खजाना हीरे थे वो सारे उनको सिखाए थे रामजी भैया को। एंड आज मुझे गुरूर है इस बात का कि वो सारे उन्होंने मुझे सिखाए रामजी भैया ने। एंड मैं आगे ज़रूर जिक्र करूँगी कि जब मैं नाचने लगी तो इट वाज ऑब्वियस कि जब मेरे बड़े बड़े सोलो परफॉर्मेंसेस होने लगे तो मेरे साथ ताल की साथ संगत पे पंडित रामदास शर्मा जी ही हमेशा होते थे। एंड जैसे रामजी भैया साथ पे थे वैसे सितारा दीदी के साथ भी रामजी भैया बजाते थे। नाउ सुखदेव महाराज जी की 3 बेटियां थी, तारा, सितारा एंड अलकनंदा। तो गोपी जी जो थे वो तारा दीदी के बेटे और अलकनंदा आई हैव नेवर सीन, बट तारा दीदी को मैंने देखा है, गोपी जी की मम्मी को। वो उन्हीं के साथ रहती थी बंगले में, एकदम सफ़ेद सफ़ेद बाल, बड़ा गोल चेहरा, इतना बड़ा तिलक लगा के घूमते थे। तो उनको मैंने देखा हुआ है। तारा दीदी, सितारा दीदी सबसे छोटी लेकिन जैसे ही मम्मी सीख रही थी, बड़ी हो रही थी कला में, उसकी सीख, गोपी जी की क्लास में और भी एक बहुत तेज डांसर आती थी, उसका नाम था हबीबा रहमान। हबीबा बहुत सुंदर डांसर थी, तलवार की तरह बहुत सुंदर नाचती थी, तीखी नज़र थी उसकी और उसका भी नाम होने लगा था हबीबा का। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में हबीबा भी नाचने लगी थी। एंड अचानक कानों पे आया, हबीबा का उत्तर छूट गया और यहाँ तक कि हबीबा को प्रति सितारा कहा जाने लगा था। So, इतना करारा नाचती थी हबीबा। मुझे अभी भी याद है हम एनुअल शो में कभी तो मम्मी और हबीबा दोनों एक साथ नाचे थे और उन दोनों की इकट्ठे तस्वीर भी थी कि धा करके दोनों खड़े हैं और हबीबा और मम्मी। एंड फिर कानों पे बात ये आई कि सितारा दीदी ने कुछ तो ब्लैक मैजिक किया एंड शी डिस्ट्रॉयड हबीबा's करियर। यस, बनारस घराने में ये अघोरी बहुत चलता है काम। एंड इसलिए जब मैं नाचने लगी और मेरी बहुत तारीफ और वाह वाह होने लगी तो मम्मी मन से चाहती थी कि सितारा दीदी मुझे कभी ना देखे, कि कहीं भी कॉन्फ्रेंस में मम्मी का ऐसे धक हो जाती, सितारा दीदी आ रही है, ऐसे हो जाता था। बिकॉज मेरा नाम धड़ 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 तो ऊपर चल रहा था, बट मे बी आई डोंट नो व्हाट
उसके साथ साथ मेरा फिल्म करियर भी शुरू हो चुका था और फिल्मों में भी उतनी ही रफ्तार से नाम आगे बढ़ रहा था। एंड सितारा दीदी ने मुझे पहली बार देखा कल के कलाकार सम्मेलन में, और कल के कलाकार के बाद हरिदास में, एंड आई वुड से गॉड्स ब्लेसिंग, शी लव्ड मी एंड सितारा दीदी बहुत मूवट थी, झिझक कभी नहीं थी, ठाट से मुंह पे बोल देती थी या कोई गंदा करने वाला हो तो ऑडियंस में सामने बैठ के ए क्या नाच रही हो ऐसा भी करती थी, या शी वाज लाइक दैट। एंड ऐसी व्यक्ति, मतलब शी वाज सो ऑनेस्ट टू हर आर्ट कि वो आके मुझे गले लगाए और मुंह फटे तक तारीफ करे। दैट्स व्हाट शी वाज व्हेन इट केम टू मी। और मुझे अच्छी तरह याद है एक बार, एंड फिर मम्मी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई कि हाँ चलो। एंड नेहरू सेंटर में प्रोग्राम था और एनुअल शो था, और एक मेरा सोलो प्रेजेंटेशन मैंने किया, उसके बाद फिर ग्रुप में लड़कियों के साथ भी कुछ मेरी कोरियोग्राफीज प्रेजेंट करने वाली थी। तो वो परफॉर्म करके मैं अंदर आई, फटाफट चेंज कर रही थी और इतने में धड़ 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 धड़, अरे मेकअप रूम में कौन ऐसे ठोकता है, एंड इसलिए उतना ही गुस्से में कौन है, मेरा जोर से आवाज आया तो बाहर से अरे मैं सितारा। मैंने कहा दीदी कपड़े बदल चेंज करिए, आप बैठिए ना ऑडियंस में। अरे तेरा देख लिया, अभी क्या देखना, मैं चलती हूँ। ये मतलब प्यार ऐसा मिला है। तो वैसे ही जो आपने बात की, कल ही मैं सुना रही थी जो महाराज कृष्ण कुमार की वो सुनना। स्वर साधना समिति जो बहुत ही पुरानी और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों का अक्सर कार्यक्रम रखते थे। तो स्वर साधना समिति का वार्षिक महोत्सव में 2 दिन का उनका महोत्सव होता था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था सोलो के लिए, और पहले दिन के एंड में आखिर में मेरा सोलो था, और दूसरे दिन बनारस घराने के बहुत ही सुलझे हुए लयदार कलाकार महाराज कृष्ण कुमार जो दिल्ली में रहते थे, तो उनका रखा हुआ था। मुझे पता नहीं था कि मेरे पहले दिन जब मैं परफॉर्म कर रही थी तब ऑडियंस में महाराज कृष्ण कुमार जी एक दिन पहले आए थे और बैठे थे और देख रहे थे। और जैसे ही मेरा हो गया और मैंने एग्जिट की, अब बाय द वे बनारस घराने में तू तड़क बोलने वालों की कमी नहीं है। मतलब जैसे सितारा दीदी का मैंने कहा कि ऑडियंस में बैठ के अरे क्या नाच रही हो वगैरह, सो वैसे महाराज कृष्ण कुमार भी तू तड़क के लिए वेल नोन थे। मतलब गोपी जी जब नाचते थे तो उनके साथ पंडित रामदास शर्मा जी जो मेरे ताल गुरु, वो पखवाज बजा के पढ़न करते थे, और मदन मिश्रा जी जो हारमोनियम बजाते थे और गाते भी थे। सो प्रिसाइजली 4 साथीदारों का काम 2 साथीदार करते थे, बराबर। पखवाज बजा के पढ़न करना, उधर हारमोनियम बजा के गाकर साथ संगत करना, इतना ही नहीं उनके कार्यक्रम के शुरुआत में शंख वगैरह बजाने का काम भी पंडित रामदास शर्मा जी ही करते थे, शंख बजाना या गॉन्ग एंड ऑल दैट। सो some such additions of side rhythm. So obviously it's but natural that एक कलाकार हमेशा ऐसे ही आर्टिस्टों का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करता है, so it's more efficient. And वो दोनों जो साथ करते थे गोपी जी को, वो दोनों इतने माहिर थे, दिग्गज थे अपने आप में। अब मैं जो तू तड़क की बात बोल रही हूँ ना, तो ये जो महाराज कृष्ण कुमार थे दिल्ली के, वो ये बोलते थे अरे आमतौर पे एक मदारी 2 बंदरों को नचाता है, यहाँ 2 मदारी मिलके 1 बंदर को नचाता है। ऐसा बोलते थे, मतलब तू तड़ाक किस लेवल का था। सो ऐसे वो महाराज कृष्ण कुमार वहाँ मेरे सामने ऑडियंस में बैठे थे जब मैं नाच रही थी स्वर साधना के प्रोग्राम में। और जैसे ही मेरा परफॉर्मेंस हुआ, मैंने एग्जिट की और वो फट से वहाँ से उठ के स्टेज पे, बैक स्टेज में आए, और जैसे ही सामने आए, लंबा कद, बड़ा सा गोल चेहरा और एकदम गोरे गोरे थे, बड़ी बड़ी आंखें, धोती पहनी हुई, कुर्ता, तिलक लगाया हुआ, और जैसे ही अंदर आए, बेटा क्या कलाई चलती है तेरी, तू दिल्ली में आ, ये सब लोगों की छुट्टी कर देगी, तू दिल्ली आ, तेरी गुरु कौन है। तो मैंने कहा जी मेरी माँ मेरी गुरु। तब तक मम्मी उठ के वहाँ आ गई और क्या बेटी को तैयार किया है, ऐसे करके यहीं से शुरू हो गई, अपना नंबर देना, मैं दिल्ली बुलाता हूँ तुम लोगों को। तो तब तो हम लोगों ने हाँ जी प्रणाम करके, मम्मी ने शायद नंबर दिया। आई मीन एंड एट दैट टाइम आई वाज लिटरली शूटिंग 30 days a month,
I was literally shooting. I was that busy as an actor. And but वो उतना बोल के रुके नहीं. उन्होंने उसके बाद हर हफ्ते उनकी चिट्ठी आ रही थी कि आशा जी आप कब अर्चना बिटिया को लेके आएंगे, उसको कहिए डेट दे, मैं यहाँ उसका पूरा नॉर्थ इंडिया में कॉन्सर्ट सीरीज करना चाहता हूँ. एंड इतनी चिट्ठियाँ आ रही थी. और फिर अचानक से जैसे मैंने कहा हमारा बॉम्बे में भी ग्राउंड फ्लोर का घर था, तो घर के बाहर आंगन और गेट था. और सुबह के वक्त मम्मी खाना बना रही थी, उन्होंने बालकनी को हमने किचन में कन्वर्ट किया था. और यूं ही मम्मी ने बाहर देखा तो बाहर गेट के सामने महाराज कृष्ण कुमार खड़े थे. आई महाराज जी आने तिकड़े. जाके उसने भाग के दरवाजा खोला एंड वो अंदर आए एंड सेड आशा जी मैं इतनी बार आपका नाम लेता हूँ, आखिर मेरी पत्नी ने कहा इतनी बार उनका नाम लेते हो, तारीफ करते रहते हो, जाओ उनसे राखी बनवाओ. मैं राखी बनवाने आया हूँ. और उन्होंने मम्मी से राखी बनवाई. और इस तरह से मैं बनारस घराने से जुड़ गई. और फिर उसके बाद फिर उनका चिट्ठी का सिलसिला चलता रहा. आखिर मम्मी इतनी चिड गई मुझसे की आई म्हणजे तर मराठीत बोलते की अगं मला आता लाज वाटते, मी त्यांना काय उत्तर देऊ, तू काहीतरी 7-8 दिवस काढ ना.